जोहार, नमस्कार। आज मैं क्लास 9th के सभी छात्र छात्राओं को के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और साथ ही साथ अध्याय 3 अफवाह के बारे में सविस्तार बताना चाहता हूं। तो छात्रों, इसमें हम लोग देखते हैं मुख्यतः 4 बिंदु मुख्य है, जिसमें फर्स्ट में अफवाह क्या है, किससे कहते हैं, सेकेंड में नदी के विभिन्न अवस्थाएं, थर्ड में भारत में अफवाह तंत्र, 4 में हिमालय की नदियां, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इत्यादि के बारे में हम लोग को सविस्तार जानना है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। अफवाह क्या है? अफवाह का दूसरा नाम धारा है। जब कहीं तरल पदार्थ उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर बहने लगता है तो उसको हम लोग धारा कहते हैं, अफवाह कहते हैं। जैसे पानी के हर एक बूंद संग्रह होकर के धीरे धीरे बहने लगता है और उन्होंने क्या कहते हैं, एक नदी का रूप, एक नाला का रूप ले लेता है। नदी में जब जल का बहाव होता है तो हम लोग कहते हैं जल का बहाव होने लगा, अर्थात अफवाह होने लगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे छात्रों कि अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, अर्थात नदी के बारे में जो जल का बहाव होता है उसको हम लोग अफवाह कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उससे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा लगा है, अफवाह द्रोणी। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि, दो पड़ोसी अफवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है, जल विभाजक कहलाता है। छात्रों, यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि जल विभाजक क्या है, किससे कह सकते हैं। तो स्पष्ट है कि उच्च भूमि या दो उच्च भूमि की अफवाह को द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है, उसी को हम लोग अफवाह या जल विभाजक कहते हैं। जैसा कि यहाँ फिगर में बनाया गया है, एक तरफ उच्च भूमि है, एक तरफ निम्न भूमि है, ये दोनों के बीच में इस प्रकार से जल विभाजक का काम कर रहा है। इस फिगर के माध्यम से हम लोग को बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नदी की विभिन्न अवस्थाएं। तो नदी की जब शुरुआत होती है, प्रारंभ होती है, तो बहुत छोटा रूप में रहता है, छोटा स्रोत रहता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे नदी का रूप बड़ा और विशाल होते जाता है। जैसा कि हम लोग इस फिगर में देखेंगे, नदी की शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो यहाँ पर बहुत कम नाम मात्र का दोनों ढलान की ओर पानी का बहाव होते जा रहा है इस प्रकार से। और इस प्रकार से पानी बहते बहते नदी की चौड़ाई और गहराई भी बढ़ती जाती है। छोटी नदी बड़ी नदी में मिलते जाती है और आगे बहते बहते इस प्रकार से महासागर में मिल जाती है। तो छात्रों, इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे, सबसे पहले नदी का स्रोत अर्थात प्रारंभिक जहां होता है, उसके बाद नदी का ऊपरी भाग, उसके बाद नदी का मध्य भाग, उसके बीच में एक गोखुर झील का निर्माण होता है, जो टेढ़ी मेढ़ी नदियां अपने रास्ते को सीधा कर लेती है, और इस टेढ़े वाला भाग में एक झील का निर्माण होता है जिसको हम लोग गोखुर झील कहते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है निचला भाग, जो समुद्र जो है, नदी जो है वो समुद्र में जाकर मिल जाता है और यहीं पर एक डेल्टा का निर्माण करता है, जिसमें से भारत का सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है, जहां पर गंगा नदी समुद्र में जाकर मिलती है। तो छात्रों, इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में अफवाह तंत्र के बारे में। इस पर यदि हम लोग गौर करें तो भारत में जितनी भी नदियां पाई जाती हैं, पूरी नदी को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम है हिमालय की नदियां
और दूसरा में है प्रायद्वीपीय की नदियाँ। तो छात्रों, यहाँ हम लोग गौर करेंगे कि हिमालय की नदियाँ क्या है और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है। तो हम लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जिन नदियों का उद्गम बिंदु हिमालय पर्वतमाला से हुआ है, उन नदियों को हिमालय की नदियाँ कहते हैं। चूंकि ये हमेशा बहने वाली होती है, इसीलिए इसको सदाबहार नदियाँ कहा जाता है। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग से अर्थात दक्कन के पठारी भाग से नदियों का उद्गम होता है, उन नदियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। यह मात्र बरसात में ही अधिकतर पानी देखने को मिलती है, इसीलिए इन नदियों को बरसाती नदी कहा जाता है। इसके बाद छात्रों, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो हिमालय पर्वतमाला से निकली हुई हैं और इन नदियों का क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ हम लोग देखेंगे कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों की विशेषताएं। तो इसमें सर्वप्रथम है कि हिमालय की नदियां अधिकतर 12 मासी हुआ करती है, अर्थात इसमें हमेशा पानी मिलता है, पानी बहते रहता है। सेकेंड में कहता है इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। तीसरा में है हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते तय करती है। नेक्स्ट कहता है मध्य और निचले भागों में ये नदियां विसर्प गोखुर झील या अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अनिक्षेपण आकृतियां का निर्माण करती है। तो छात्राओं, इसमें से हिमालय की नदियों की विशेषताएं के बारे में देखें। इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमालय से निकलने वाली कौन कौन नदियां प्रमुख है। इसमें से सर्वप्रथम सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को प्रमुख नदी कहा जाता है। इन नदियां तथा इनकी सहायक नदी को मिला करके नदी तंत्र कहा जाता है। तो इन सभी नदियों में या इन नदी तंत्रों में सर्वप्रथम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। उद्गम सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से तिब्बत में हुआ है। पश्चिम की ओर बहते हुए यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की सहायक नदियां निम्नलिखित है, जैसे जास्कर, नुब्रा, अश्लोक, हुंजा इत्यादि। इसके साथ ही साथ सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम ये आपस मिलकर पाकिस्तान में पठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। अर्थात इन नदियों को भी हम लोग सहायक नदियां कह सकते हैं। किसकी सहायक नदियां? तो सिंधु नदी की सहायक नदियां। ये सभी नदियों मिलकर के सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है। इसके बाद हम लोग एक मैप के माध्यम से देखेंगे, जो इंडिया का मैप है। इसमें से कौन सा नदी किस प्रकार से निकल करके आगे बहती है। तो अभी छात्रों, हम लोग बता रहे थे सिर्फ सिंधु नदी तंत्र के बारे में। यहाँ पर तिब्बत है, मानसरोवर झील है, यहाँ से निकल करके ये पश्चिम की ओर बहते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। इसी के बीच में इसकी सहायक नदियों के रूप में सतलज, ब्यास, रावी, झेलम इत्यादि है, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में ये सभी नदियों का मिलन बिंदु होता है। अब यहाँ पर देखें तो सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। इसकी कुल लंबाई का जहां तक प्रश्न है, ये 2900 किलोमीटर तक दूरी तय करती है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। अर्थात इंडिया में
भारत में सिंधु नदी का क्षेत्र बहुत कम है, अर्थात यहाँ से निकलता है और यहाँ से लेकर के मात्र इतना ही दूर तक क्या कहते हैं सिंधु नदी है। उसके बाद हमारे देश के बाहर में चला जाता है, जिसको पाकिस्तान बोलते हैं, और आगे बढ़ते हुए यह नदी अरब सागर में मिल जाता है। नेक्स्ट दूसरी नदी के बारे में देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा भारत का एक प्रमुख नदी है और यह सबसे अधिक लंबी दूरी तय करती है। तो इसमें भी कई नदियों के मिलने के बाद इसको गंगा नदी तंत्र कहा गया है। इसका उद्गम मुख्य रूप से भागीरथी गंगोत्री हिमानी से हुआ है, अर्थात इसका उद्गम स्थान गंगोत्री हिमनद है, जहां से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। अब आगे देखते हैं इसका सहायक नदियों के बारे में। तो सर्वप्रथम आता है अलकनंदा, जो उत्तरांचल के देवप्रयाग में इससे मिलती है। दूसरा आता है जमुना नदी, हिमालय से जमुनोत्री हिमनद से निकलती है तथा इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। इसके साथ ही साथ घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है, और चंबल, बेतवा, सोन आदि अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकल करके आकर हिमालय नदी में मिलती है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का में आकर दो भाग में बढ़ जाती है। कौन नदी? तो वह गंगा नदी, जिसमें सबसे पहले भागीरथी हुगली इसकी एक वितरिका जो दक्षिण की तरफ बहती है, डेल्टा के निर्माण होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई अर्थात गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। अर्थात गंगा नदी का उद्गम बिंदु जहां से है निकलती है, इन्होंने 2500 किलोमीटर दूरी तय करते हुए पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, और जहां समुद्र में मिलती है उसमें एक बहुत सुंदर डेल्टा का निर्माण करता है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस इंडिया के मैप में कि गंगा नदी कहाँ से निकली है और कहाँ जाकर मिलती है। तो छात्रों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वतमाला है और गंगोत्री, भागीरथी गंगोत्री है, और यहीं से ये शुरुआत होकर के धीरे धीरे बढ़ते हुए जा करके यहाँ पर बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। तो छात्रों, यहाँ हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से चंबल नदी, जमुना नदी इत्यादि मिलते हुए यहाँ प्रयाग में मिल जाता है। इधर से गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा इत्यादि मिलते हुए, इधर से सोन नदी मिलते हुए ये सब जाती है, और गंगा नदी की चौड़ाई और गहराई बढ़ती जाती है और बड़ी से बड़ी नदी होती जाती है। तो छात्रों, ये इंडिया के मैप से हम लोग ने अभी देखा गंगा नदी के बारे में और गंगा के सहायक नदियों के बारे में। तो आज का वीडियो छात्रों इतना ही। थैंक टू ऑल।